फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 लिख लो बस, केवल आगे याद रखो ना याद रखो। ठीक है, कहाँ है गियानी इन्फेंटिनो हेड, और स्विट्जरलैंड कहाँ पे है बच्चा? स्विट्जरलैंड, यानी कि ये पड़ेगा तुम्हारा कौन सा था इसका? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक है बच्चा। हाँ, एक लास्ट प्रश्न है बच्चा जीएसटी से लिखना। भारत में सबसे पहले कहाँ जीएसटी लागू हुआ था? कहाँ का मतलब है किस राज्य में? सबसे पहले किस राज्य में? इसलिए जरूरत है हम पूरी सावधानी अपनाएं। ठीक है बच्चा, किस राज्य में हुआ था? असम राज्य में। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये बच्चा कहाँ हुआ? असम राज्य में हुआ। प्रदेश सरकार द्वारा असम राज्य की राजधानी क्या है बच्चा? असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। कुमार विश्वा नए सीएम बने। इसके नए मुख्यमंत्री भी अभी बनी है बच्चा। मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। हेमंत बिश्वा शर्मा सर असम राज्य की और मुख्यमंत्री कौन है? सैयद अनवरत अहमद। ठीक है बच्चा। राज्यपाल कौन है? देख लो बच्चा, राज्यपाल कौन है यहाँ के? जगदीश मुखी है। जगदीश मुखी। ठीक है बच्चा। तो दिसपुर इसकी राजधानी हो गई। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा साहब है। हेमंत बिश्वा शर्मा अभी किसी उसके भी तो बने थे हेड, वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन हाँ सर, किसके सही कह रहे सर, बने हैं। बने हैं कि किसी के हेड बने हैं? मेरे ध्यान मगर में ये नहीं। ना है सर, उनको नाम कुछ और करे। नहीं, वर्ल्ड एथलेटिक्स के तो बने हैं तुम्हारे अर्जुन मुंडा साहब। देखो मैं लिखवा रहा हूँ, एक प्रश्न तो मुझको याद आ गया। आपसे पूछा जाए विश्व आर्चरी संगठन के आर्चरी संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने थे अर्जुन मुंडा साहब। ये बेटा जनजातीय मंत्री हैं। जनजातीय मंत्री माने भूल गए कि जीएसटी सब लागू करी तब मुख्यमंत्री कौन हो? ना इतना ना है। तो जब 2017 में भी वो थे पेमा खांडू थे उस टाइम पे। तो विश्व आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? विश्व तीरंदाजी संघ बोला जाता है इसको। विश्व तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। ये हेमंत बिश्वा शर्मा भी किसी के बने थे अभी। ये शायद किसके बने हैं? ये राष्ट्रीय बैडमिंटन एसोसिएशन के बने हैं शायद। चलो ये मैं देख के बताऊंगा। ठीक, ये मैं देख के बताऊंगा आगे आने वाले समय में। ठीक, चलो हटा दीजिए सब। अरे तो कितनी धीरे लिख दिया यार, इतनी धीरे लिखा हो तो कैसे काम चलेगा भाई? कितना पढ़ाना है तुम्हें भाई? आ जाओ जरा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और रह गए हैं, उनको हम लोग और देख ले रहे हैं। जो एला केला सवाल बेचन आएगा हमें पढ़ा ना देंगे। केला ले लो, ले लो। हाँ भाई बंद करो यार मेरे साथ। अब चला लो लाइट, ऊपर वाली जला, ऊपर वाली, वो लास्ट वाली। हाँ बच्चा, लाइट सब यहीं बेच लो। देखो बेटा, अब आपको कुछ चीजें मैं बता। बजट चल लिया था हमारा टॉपिक। बजट में देखो दो चीज जान दो। एक तो बजट शब्द भी किसमें नहीं है? संविधान में। बजट शब्द भी संविधान में नहीं है। बजट शब्द ऐसे लिखो, बजट शब्द जो तुम लोग लिख चुके हो ये मत लिखना संविधान में। नहीं, ये तुम जो नहीं लिखे वो लिख लेना। बजट शब्द संविधान में नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें बच्चा, एक कैबिनेट शब्द के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कैबिनेट। तो देखो बच्चा ये क्या होता है? कैबिनेट शब्द मूल संविधान में था या नहीं? बताओ बच्चा, कैबिनेट शब्द मूल संविधान में था या नहीं? नहीं, ये नहीं था। ये कई बार पूछा गया है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो है। तो लिखेंगे 44वां
संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस शब्द को अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। आप लोग बता सकते हो ये 352 अनुच्छेद किससे संदर्भित है? 352 सम्मान करता हूँ। हैं? 52 बताओ जरा, अनुच्छेद 352 बताइए जरा भाई। ये है बच्चा राष्ट्रीय आपातकाल से। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल से। और 52 4 56 356 राष्ट्रपति शासन से राज्य में वित्तीय आपातकाल। तो बेटा यहाँ पर क्या कहा गया है उसको थोड़ा सा नोट करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये कहा गया है अनुच्छेद 352 था अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए, कैबिनेट की लिखित मंजूरी आवश्यक होती है बेटा। लिखित मंजूरी आवश्यक होती है, ठीक बच्चा। और कैबिनेट को हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं बच्चा? मंत्रिमंडल। एक होती मंत्रिपरिषद, उसको बोलते हैं काउंसिल। मंत्रिमंडल लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मंडल होती है ना? नहीं, यहाँ पर अगर मंत्रिमंडल जानना है तो लिख लो बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंत्रिमंडल में केवल केंद्रीय स्तर के मंत्री शामिल होते हैं बेटा, शामिल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फिर मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे मंत्री परिषद, काउंसिल, ठीक है बच्चा। इसमें केंद्रीय मंत्री होते हैं बेटा, केंद्रीय मंत्री, ठीक है बेटा। फिर होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं बेटे। फिर है बेटा स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो हम लोग ये कह सकते हैं मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल शामिल होती है, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद शामिल नहीं होती है बच्चा। तो मंत्रिपरिषद में क्या होती है? मंत्रिमंडल शामिल होती है। देखो केंद्रीय मंत्री है, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़े, जल्दी से लिखिए भाई, हटाएं से। इतने यार धीरे हाथ मत चलाओ भाई, हैं? हाँ, ऊपर की 2 लाइनें डाल दी। ये बताओ भाई, तुमसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है जो बहुत अच्छा प्रश्न है कि अभी तक यानी कि अभी तक मतलब 2021 तक सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? बताओ बेटा। अभी तक 2021 तक सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? पहले दिया था अरुण जेटली ने, लेकिन 2021 में बात करें तो इसका ऑप्शन होगा निर्मला सीतारमण। ये वर्तमान क्या है बच्चा? वर्तमान वित्त मंत्री हैं, और इन्हीं ने दिया था लगभग 2 घंटे से ऊपर का इनका भाषण था। तो इसका अभी तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है बच्चा, ठीक। अब आप लोग डालोगे, एक लास्ट समय एक टॉपिक रह गया था हमारा संचित निधि से संदर्भित। किससे रह गया था बच्चा? संचित निधि से संदर्भित एक टॉपिक रह गया था, या रिलेटेड टू संचित निधि। तो पहले डाल लो, भारत में कितने प्रकार की निधियां हैं? भारत में
भारत में निधियां है ना बच्चा, भारत में निधियां, निधि समझते हो, निधि बोलते हैं बेटा फंड को। फंड एक ऐसा रूम जहां से सरकार क्या करेगी, पैसा निकालेगी। मैंने इसमें पहले भी चर्चा करी थी, जब बजट बनता है तो उससे पहले सारे के सारे जितने भी पैसा होता है कंसोलिडेट फंड से या संचित निधि से, उसके लिए सरकार बजट क्या करती है, पास करती है। मैं सब लिखवा चुका हूँ कि धन विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, इसलिए ज़्यादा मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भारत की निधियों से कुछ अच्छी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उनको समझो और जानने का प्रयास करो। बेटा भारत में निधियाँ 3 तरीके की होती हैं, ठीक, कितने तरीके की होती हैं, 3। एक को बोलते हैं बच्चा संचित निधि, एक को क्या बोलते हैं, संचित निधि, इंग्लिश में बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड। अभी सब समझा देंगे। इसके बारे में अनुच्छेद 266 है हमारे संविधान का। कौन सा अनुच्छेद है बेटा, संचित निधि से संदर्भित 266। एक होती है बच्चा क्या, सार्वजनिक खाता, सार्वजनिक खाता, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। क्या बोलते हैं बच्चा, पब्लिक अकाउंट। इसका कोई अनुच्छेद तो नहीं है, ऐसा समझ लो यहाँ पर जनता का धन रखा जाता है, जनता का धन एकत्र होता है, एकत्र होता है। अब आप कहोगे सर जैसे हर एक व्यक्ति जो काम करता है उसे पीएफ मिलता है, इसको बोलते हैं भविष्य निधि। ये भविष्य निधि यहीं से जाती है बेटा, यहीं जमा होती है, और जब वो उसका कार्यकाल पूरा होता है तो ये भविष्य निधि उस व्यक्ति को मिल जाती, दे दी जाती है। तो ये बेटे सार्वजनिक खाते में ये पैसा जमा होता है। तो देख रहे हो ये कमरे हैं, सरकार के कमरे हैं। एक संचित निधि का कमरा हो गया, या ऐसे समझ लो लॉकर हो गया, लॉकर, ठीक है बच्चा। ये सार्वजनिक खाता हो गया, ये सारे के सारे संसद में बने हुए हैं, ठीक है। आप सोचो कि इन पे डकैती कर लेंगे तो डकैती तो नहीं कर पाओगे, ठीक, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे विधायक सांसद इन्हीं ने डाका डाल दिया होता, इनसे बड़ा कोई चोर थोड़ी है, इनसे बड़ा कोई चोर, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट है हमारी आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड बोलते हैं इसको, कंटिजेंसी फंड। इसके लिए बोला जाता है अनुच्छेद 267, ठीक है, अनुच्छेद 267। ये 266 है और ये 267 है, 267 है बच्चा। तो आकस्मिक निधि। अब यहाँ पर मैंने तुमको एक तो यहीं के यहीं खत्म कर दिया, 267 है बेटा, सामने लिखा हुआ है, ठीक। देखो जरा इधर, एक चीज तो मैंने यहीं के यहीं समाप्त कर दी, जिसमें कोई चीज लेना देना नहीं रहा, सार्वजनिक निधि। भाई सार्वजनिक निधि तो क्या है, जनता का एकत्र पैसा है पीएफ के रूप में। जब वो व्यक्ति मरता है तो उसके परिवार वालों को भविष्य निधि अगर निकालना चाहे तब, जैसे मान लो कोई आकस्मिक स्थिति, जैसे भविष्य निधि है, अब भविष्य में कुछ ऐसी स्थिति आ गई जिसमें पैसे की जरूरत पड़ी, तो भैया क्या करोगे, आप निकालोगे, किया तो निकालोगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा नेक्स्ट देख, अब हम लोग इसमें पूरे टॉपिक को हटा रहा हूँ और एक एक करके संचित निधि पर हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत जल्दी से, ठीक। मैं देखो शॉर्ट नोट बनवा रहा हूँ, इस पर ज़्यादा लिखेंगे तो वैसे ही तुम देख रहे हो कितना लिख लिख के तो परेशान हो। शॉर्ट नोट में समझा देते हैं। देखो बच्चा एक लॉकर बना लो ऐसे करके, ये मान लो एक लॉकर है, ये बड़ा सा क्या हो गया, ये लॉकर है, ठीक बच्चा। और इस लॉकर का नाम रख देते हैं हम लोग क्या, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, इसका नाम रख देते हैं कंसोलिडेटेड फंड, इसका नाम रख देते हैं बच्चा। अब कंसोलिडेटेड फंड है, अब ये लॉकर है, इसको लॉकर मान लो, लॉकर। अब इसमें भाई पहले ऐसा थोड़ी है कि इससे निकाला ही जाएगा, पहले इसमें पैसा डालना तो पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर लिख लेना आएगा कहाँ से पैसा, इसमें आएगा
आया रुपया, ऐसे लिखो, कहाँ से रुपया आएगा, कहाँ से रुपया आएगा इसमें, ठीक है बच्चा, आएगा। और कहाँ खर्च किया जाएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, भाई सीधी सीधी बात है। तो सबसे पहले देखो, जितने भी कर का संग्रह होता है, कर का संग्रह, जैसे ही एक व्यक्ति ने कर एकत्र किया, कर के बारे में जान चुके हैं, 3-4 तरीके से मैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, अनुच्छेद 268, 269, 270 के बारे में, ठीक, तो बार बार नहीं कर रहे हैं, ठीक। पहला हो गया कर का संग्रह, जो भी कर संग्रह होगा सरकार के पास आएगा और सीधे सीधे कहाँ डाल दिया जाएगा, इस लॉकर में भेज दिया जाएगा, ठीक बच्चा। दूसरा बच्चा लिखेंगे, किसी देश से हमने, या भारत में, किसी देश से भारत ने ऋण लिया। अब भाई ऋण तो पूरा आएगा ना, अरे मान लो $300 एडीबी ने दिए, किसी देश हो सकती है, या संस्था भी लिख लेना बेटा, संस्था, किसी देश से ले ले या संस्था से लेगा। अरे भाई बात सही है या गलत है, ठीक है, संस्था एडीबी हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, और तुम्हारी कौन हो गई, अरे वर्ल्ड बैंक, और दूसरी कौन सी है, डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे जो भी पैसा आएगा वो सीधे सीधे इसमें क्या कर दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। तीसरी बात हम लोग समझेंगे, हमने भी तो दूसरे देशों को पैसा दिया होगा, जैसे अभी श्रीलंका को हमने दिया है। बाहर में दे देते या ऐसे ही? अरे भाई वो लेता है ब्याज, ठीक, तो लिखना 1% 2% ब्याज को दिया, लिखना दूसरे देश को दिए गए ऋण के बदले में आया ब्याज, दूसरे देश को दिए गए ऋण के बदले आया ब्याज, ये भी सीधे सीधे कहाँ जमा हो जाएगा बेटा, इसी में जमा हो जाएगा। भाई जैसे हमने श्रीलंका को दिया, श्रीलंका ने हमको ब्याज राशि में कुछ पैसा भी दिया और ब्याज भी दिया, तो वो पैसा सीधे सीधे इस लॉकर में जमा कर दिया गया। अब बताओ और कोई लगता है पैसा जो यहाँ जमा होना चाहिए, कोई और कोई नहीं है, ये 3-4 मदे थी जिनसे पैसा इसमें जमा हो सकता है। अरे भाई सबसे बड़ा तो भारत सरकार की आय का स्रोत क्या है, कर, जो कर सीधे सीधे जाएगी, ठीक बच्चा। जैसे आप सबको पता है पेट्रोल पे कितना कर लगा दिया है, इसीलिए क्या बड़े पड़े हैं, दाम बढ़ रहे हैं भैया पेट्रोल के, ऐसा ही रहा तो ऐसा ही चलता रहेगा। सबसे पहले खर्च कहाँ करेगी, तो बेटे इस संचित निधि पर कुछ लोगों के वेतन भत्ते क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो बच्चा देखो वेतन भत्ते देती है ये, इससे वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ये प्रश्न आता भी है कि किस किस के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, ये प्रश्न आता है, तुम लोगों ने देखा होगा। तो मैं लिख देता हूँ, देखो राष्ट्रपति का इस पर क्या होता है बेटा, भारित होता है, राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होगा, बताओ जरा, एक बार प्रश्न पूछा गया है, उपराष्ट्रपति का नहीं होएगा बच्चा, ठीक, उपराष्ट्रपति मत लिखना है। और किसका हो सकता है, राज्यपाल का हो सकता है, इसमें हो सकता है तुम्हारे न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च उच्च मुख्य न्यायाधीश, तो इन लोगों के क्या होते हैं बच्चा, वेतन भत्ते इस पर निर्भर होते हैं। उच्च की बेटा पेंशन लिख देना यहाँ पर, पेंशन, उच्च की पेंशन लिख देना यहाँ पर, क्योंकि सर वो दूसरे राज्य में काम करते हैं। हाँ ठीक, पेंशन लिख देना। और देखो बेटा वेतन भत्ते तुम याद रख लो, बस वेतन भत्ते से दिए जाते हैं। दूसरा बेटा अब एक बार बताओ, इधर देखो, इधर
किसी देश से ऋण लिया था, तुमने क्या उसे ब्याज नहीं दोगे? ठीक है बच्चा, तो जो लिया गया ऋण है उसके बदले ब्याज देना। लिए गए ऋण का ब्याज भी इसी से दिया जाता है। लिए गए ऋण का ब्याज भी इसी से क्या दिया जाता है बेटा? दिया जाता है, वापस किया जाता है। ठीक है बच्चा, और ऋणों को भी इसी से वापस किया जाता है। ऋणों को भी इसी से वापस किया जाता है। तो तुमको बेटा ये बात समझ में आई संचित निधि की? कहानी पूरी समझ में आ रही है, लेकिन इससे संदर्भित कुछ 2-3 चीजें हैं। राज्य ने सब पैसा दिया तो राज्य का अपना संचित निधि होगा ना बेटा? हाँ, राज्य का अपना होगा। हम केंद्र की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 की बात कर रहा हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमको पता होना चाहिए कि भाई ये प्रश्न कई बार आया, बिना संसद की अनुमति से, बिना संसद की अनुमति से संचित निधि से धन निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है बच्चा, बिना संसद की अनुमति से संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। ये पूछे तुमसे क्या हम बिना अनुमति के संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं बेटे? तो नहीं निकाल सकते हैं। इट कांट बी पॉसिबल कि हम इससे क्या कर सकेंगे बच्चा? पैसा निकाल सकेंगे। ठीक, चलिए अब हटा दे बच्चा संचित निधि के बारे में, और तो कुछ है नहीं। बजट वगैरह जितना भी होता है, बजट इसीलिए पास होता है कि भाई संचित निधि से क्या निकाला जा सके? पैसा निकाला जा सके। इसमें मैंने तुमको बताया था एक विनियोग विधेयक होता है जो उस समय के लिए क्या करता है, जिस समय तक बजट बनना होता है उस समय तक संचित निधि से पैसा निकालने की छूट हमको प्रदान कर देता है। मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अनुच्छेद कौन सा था वित्त विधेयक में? अनुच्छेद 112 धन विधेयक, सॉरी ना गलत बोल रहा, 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण, 110 है धन विधेयक, और वित्त विधेयक बताओ कितना है? अनुच्छेद 117। ठीक बच्चा, अनुच्छेद 117। तो भाई ये भी हो गई हमारा टॉपिक। एक रह गया आकस्मिक निधि, ये भी और निपटा देते हैं जल्दी से। आकस्मिक निधि भी देख लो भाई, हेडिंग डाल दो आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का एक लॉकर बना लो। ठीक है बच्चा, ये लॉकर है, इसकी चाबी ऐसे समझ लो, चाबी, इसकी जो चाबी है बेटा वो राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति जब चाहे तब खोल दे। हाँ बच्चा, अधिकार इस पर किसका है? राष्ट्रपति के हाथ में। चाबी इसकी किसमें है? लॉकर की। यह है भाई लॉकर 266 का। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ अनुच्छेद 266 का। ठीक, पहली बात भाई आएगा कहाँ से इसमें पैसा? तो लिख देंगे संविधान निर्माण के समय एक निधि की स्थापना की थी। एक निधि की स्थापना की थी। ठीक है बच्चा, वही इसमें जमा है। ठीक, और वही अगर जैसी घट जाती है तो उसको बढ़ा देते हैं। तो संविधान के समय से है। पैसा निकलता कब है? कोई भी प्राकृतिक आपदा होने पर इससे धन निकाला जा सकता है। इससे धन क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आकस्मिक
निधि से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। अरे भाई कोई आपदा आई और हम क्या करे पड़े हैं, बिल्कुल। पाइप है लड़े पड़े हैं, तो कैसे हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चा, तो अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि है, जैसे इसमें कोरोना आया था। हैं? जैसे कोरोना आपदा आई थी। लेकिन कोरोना प्राकृतिक आपदा में गिना जाए या ना गिना जाए, ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। हाँ बिल्कुल पैसा खर्च किया जा सकता ये है, जा सकता है बिल्कुल करा जाएगा। ठीक बच्चा, लेकिन हमारे मोदी जी ने एक और चीज बना दी का, पीएम केयर फंड बना दी है, जो धर्मार्थ ट्रस्ट है। इसमें तुमने देखा बच्चा, कोई वो नहीं कर सकता है क्या, अपनी सहयोग से राशि नहीं दे सकता आकस्मिक निधि में। इसीलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि लोगों की सेवा के लिए लोगों का एक ट्रस्ट बना दिया जाए, जिसको क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री केयर्स फंड बोला गया है। ये भी लिखवा दी क्या है, फुल फॉर्म तो वगैरह जानते हो ना। 27 मार्च 2020 को ये क्या किया गया था, बनाया गया था। अच्छा एक चीज और समझ लेना, एक लास्ट है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। हाँ एक नोट करके लिख लेना पॉइंट, लिखना 2017 में रेल बजट को लिख तो लो, सामान्य जो मैंने लिखवाया नहीं है वो लिखवाया। 2017 में रेल बजट को सामान्य बजट के साथ पेश करने की सिफारिश, ये प्रश्न आया है बेटा, किसने की बताओ जरा। ये की थी बेटा विवेक देवराय समिति ने। विवेक रॉय समिति की सिफारिशों पर ऐसा काम हुआ था बेटा। यही तो उस दिन मैं भूल रहा था सर। विवेक रहा, हाँ तो ये मैं भी भूल गया था ना उस दिन। हाँ एक अभी प्रश्न आया था, मैं देख रहा था यूपी एआरओ में पूछा गया था कि रेल बजट को सामान्य बजट से कब जोड़ा गया। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, उसमें ऑप्शन ये थे, अब बताओ जरा कौन सा टिक करोगे। रेल बजट को सामान्य बजट के साथ कब जोड़ा गया, ये ऑप्शन दिए हुए थे बेटा। साफ साफ है 2017 है, लेकिन इसमें आंसर ही नहीं था। ठीक है बच्चा, तो 2016 वाला आंसर होगा, बताओ क्यों। अरे यार 17 का है तो 2016 17 ही तो लिखोगे। 17 का तो 17 18 लिखेंगे ना। 17 का बजट था तो 2016 17 भी तो एक हो जाएगा। एनटीपीसी में भी आया था सर जैसे एनटीपीसी में। हाँ ये प्रश्न बेटे मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रख लेना, 18 नहीं लिखेंगे, पहले वाली चीज ली जाती है 2016 लिख। तो इसीलिए शायद ये प्रश्न पूछा गया था, लोग गड़बड़ कराए थे, 18 ही लगा के आए होंगे वो, तो 2017। लेकिन इसका आंसर आयोग ने 2016 माना है, तुम भी मान लो चाहे रख लो ये बात। ठीक है बच्चा, आंसर क्या माना है आयोग ने, 2016 माना है। ठीक, क्योंकि 2016-17 का शायद बजट होगा, इसलिए ऐसा माना। सिफारिश कर दो करे कौन सब विवेक राय समिति की सिफारिश थी इसको एक करने के लिए। ठीक, सब ऊपर हाँ कहाँ पे, आकाश में निधि है। एक चीज और बताओ, मैंने तुमको बताया था गैर योजनागत अगर हमको पैसे मतलब पैसे का डिसाइड करना है तो कौन करता है, कल लिखवाया था, वित्त आयोग की सिफारिशों पे होता है सारा काम गैर योजनागत। और योजनागत व्ययों का मैंने बताया था योजना आयोग होता है। जब बेटा योजना आयोग नहीं रहा तो गैर योजनागत व्यय और योजनागत व्यय क्या बजट में रह गए होंगे हैं? बताओ बच्चा, गैर योजनागत बजट और पैसा या योजनागत जो पैसा होगा, जो पॉलिसीज के लिए पैसा निकाला जाता होगा, वो क्या रह गया होगा 2017 के बाद, क्योंकि इसी को समाप्त कर दिया। अरे भाई रेल बजट में योजना आयोग जब समाप्त हुई 2015 के बाद, तो 2017 से जब रेल बजट और आम बजट हुआ तो इसमें एक कहानी और दी गई, ये पॉइंट लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक,
ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखना 2017 के बजट में, लिखना बच्चा जरा, 2017 के बजट में, 2017 के बजट में गैर योजनागत व्यय एवं योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया। गैर योजनागत और योजनागत व्यय को क्या कर दिया गया है बच्चा? समाप्त कर दिया गया है। इतनी बात याद रखेंगे। तो बजट से रिलेटेड बहुत अच्छी बात चल रही है। अब तुम लोग बताओ, जो 2020-21 का बजट है उस पर डिस्कशन करें या ना करें? बजट तुम्हारा समाप्त, चलो तो उस पर कल डिस्कशन करेंगे बच्चा। ठीक, बहुत आज हमने पढ़ लिया।